अच्छा। अच्छा चलो देखो, लास्ट टाइम जो है वो मैंने तुम लोग को क्या-क्या करा दिया था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गई थी, फिर रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बता दिया था। पहला वाला सवाल जो था लैब 1 का, डाइस वाला जो था, वो मैंने समझा दिया था कि क्या होता है, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब थोड़ा-सा अगर किसी को मसला हो, तो जो है वो वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? अच्छा, अब देखो कि अब सेकंड यहाँ पे हम लोग मैंने बताया था कि पीडीएफ, पीएमएफ और सीडीएफ मैंने थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दे दिया था उस वाली लैब के अंदर। अब इसमें जो है मैं क्या 1 मिनट रुकना। अच्छा, अब देखो इसके अंदर जो है मैं थोड़ा-सा ये बता देता हूँ कि पहले मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देता हूँ, पीडीएफ, सीडीएफ और पीएमएफ क्या है। मैंने बताया था कि एक है प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है हमारे पास, फिर होता है हम लोग के पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है? कि अब देखो डिस्क्रीट का मैंने पीएमएफ और पीडीएफ का ये बताया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग पीएमएफ बोलते हैं और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग पीडीएफ बोलते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपका कंटीन्यूअस है और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट है। सही है? तो ये टर्म्स में जो है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये सेम टर्म्स हैं, बस बहुत सारी इसके मतलब निकल गए, ठीक है? तो ये एक ही है और बाकी सीडीएफ जो है वो हम लोग का जो है वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो बात बात की बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर है ना कि पीडीएफ किसे कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्क्रीट जो है वो पीएमएफ है और कंटीन्यूअस जो है वो पीडीएफ है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सवाल अगर तुम लोग को देखना है कि पेपर में अगर कोई सवाल आ जाता है, तो वो सवाल कैसे जज करें कि रीड का सवाल है, कंटीन्यूअस का सवाल है। जब भी देखो सवाल के अंदर लिखा हुआ होगा जहाँ पे काउंटेबल वैल्यूज़ होंगे ना, जहाँ पे एक फाइनाइट नंबर्स का सेट होगा हम लोग के पास, जहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है x इज़ इक्वल्स टू, जैसे लिखा हुआ है ना px इज़ इक्वल्स टू k अपॉन x और x की वैल्यू हम लोग को गिवन है 2, 4, 8। ठीक है, यहाँ पे x जो है हम लोग के पास रैंडम वेरिएबल है। सही है, तो यहाँ पर हम लोग के पास गिवन वैल्यूज़ हैं 2, 4, 8, यानी कि ये काउंटेबल वैल्यूज़ हैं। हम लोग को पता ही है कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। सवाल फॉर्मूला मैं बाद में बताता हूँ। अब कंटीन्यूअस का अगर तुम लोग को देखना है तो कंटीन्यूअस के कैसे देखोगे? कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? वो मेजरेबल वैल्यू कि वो हो सकती हैं, ठीक है? उसकी आपको पता नहीं होगा। करूँ? अच्छा, देखो अब मैं अज़ान हो रही थी, सॉरी। अच्छा देखो, मैंने बताया था कि डिस्क्रीट का सवाल कैसे देखने हैं कि जहाँ पे आपके पास इन फाइनाइट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जहाँ पे जो है वो आप काउंटेबल वैल्यूज़ लिखी हुई हो, तो उससे पता चल जाता है कि डिस्क्रीट सवाल है। लेकिन कंटीन्यूअस का सवाल कैसे देखोगे तुम लोग? जहाँ पर जो है अगर रैंडम वेरिएबल्स आपके पास गिवन है और उनकी वैल्यूज़ जो है वो आपको नहीं पता, वो मेजरेबल वैल्यूज़ हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, फाइनाइट भी हो सकती हैं। लेकिन उसकी लिमिट वगैरह आपको इतनी सही से नहीं पता होती। वो उसमें जो है ना ज़्यादातर इस तरह का आ जाता है कि रैंडम वेरिएबल जैसे x है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है और इससे छोटी। जैसे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, x इज़ लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 16, इस तरह से हो गया, या x इज़ लेस देन 2, इस तरह से लिखा हुआ हो गया ना, तो वो आपके पास कंटीन्यूअस हो जाता है। तो पहले तो ये देखना कि सवाल कौन-सा है। अगर काउंटेबल वैल्यूज़ डायरेक्ट नंबर्स लिखे हो तो समझ जाना कि ये डिस्क्रीट सवाल है। लेकिन जहाँ पर लेस देन, इक्वल टू ये वाले साइन आ गए, जहाँ पे जो है वो ये वाली चीज़ें आ गई मेजरेबल, तो यहाँ पे देख लेना कि ये कंटीन्यूअस है, ठीक है? अब अब देखो ये वाले सवाल पर ये जो सवाल लगा हुआ है यहाँ पर और ये डिस्क्रीट का सवाल है। अब डिस्क सबसे पहले तो ये देख लो कि फ़ॉर्मूले क्या होते हैं। डिस्क्रीट का अलग फ़ॉर्मूला है, कंटीन्यूअस का अलग फ़ॉर्मूला है। कंटीन्यूअस में हम लोग आते हैं, अभी पहले डिस्क्रीट वाला सॉल्व करके मैं एक बता देता हूँ, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि कोई भी सवाल आ जाएगा डिस्क्रीट का तो सॉल्व कैसे करना है। डिस्क्रीट वैसे ज़्यादा आसान है कंटीन्यूअस के मुकाबले में। कंटीन्यूअस में क्योंकि इंटीग्रेशन आ जाती है, लेकिन डिस्क्रीट में इतनी नहीं करनी पड़ती। हम लोग को डिस्क्रीट में बस नॉर्मल सम होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग के पास सवाल लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है पी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, ठीक है? अब के अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 248, यानी कि एक्स की वैल्यू हम लोग को दी हुई है और उसके बाद जो यानी कि और बाकी नीचे लिखा हुआ है जीरो अदरवाइज, यानी कि रैंडम वेरिएबल 248 है। 248 के अलावा जितने भी रैंडम वेरिएबल्स अगर सवाल में नहीं भी गिवन, तो वो जो भी होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पहले पार्ट में कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि के की वैल्यू क्या है, जो के अपॉन एक्स लिखा हुआ है,
ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है नीचे। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबुलर, मैंने टेबुलर फॉर्म एक बनाई हुई है कि एक्स, पहले मैंने एक्स का कॉलम बना दिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम बना दिया। यानी कि एक्स मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो मैंने 2, 4, 8 लिख दिया, और नीचे मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिख दी, के अपॉन एक्स, के अपॉन एक्स, के अपॉन एक्स करके, क्योंकि पी एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स लिखा है ना ऊपर हमारे पास। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, के अपॉन एक्स की जगह सिर्फ मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एक्स 2, 4, 8 था, तो मैंने बार बार इसमें जो है वो के अपॉन 2, के अपॉन 4 और के अपॉन 8 कर दिया इस तरह से। अच्छा वकास नीचे करना। अच्छा देखो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग के पास जो है वो के अपॉन एक्स, इस तरह से मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म बन गई। अब मुझे सबसे पहले ए पार्ट में मुझसे पूछा है कि आप के की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो देखो डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्क्रीट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, समीशन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल जो भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी, इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोग के पास सिर्फ नॉर्मल सा डिस्क्रीट का फॉर्मूला है। अब इसमें मतलब आपका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है, यहाँ पे कितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले समेशन का साइन इसलिए लगा हुआ है कि आपको तो नहीं पता कि आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी हैं। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी हम लोग के पास, उनका जो है सम लेकर हम लोग को 1 की इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यूज आ सकती हैं उसमें। और देखो हम लोग के पास एक्स यहाँ पे क्या है, 2, 4, 8, और नीचे हम लोग के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अगर 2, 4, 8 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने एज इट इज फॉर्मूला लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे करके मैं डायरेक्ट लेते गया, क्योंकि एक्स शुरू कहाँ से हो रहा है, एक्स जीरो से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास सवाल में क्या गिवन है, 2, 4 और 8। तो मुझे इतना तो पता है कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है। अब जाहिर सी बात है इन्फिनिटी तक तो मैं लेके जा नहीं सकता, वो तो खत्म ही नहीं होगा। तो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ और 8 तक ले जाता हूँ। मैंने डॉट डॉट्स बना दिया आगे, और मैं 8 तक मैंने खत्म कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 तक। अब जितने भी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे गिवन थी, उनकी मैंने एज इट इज वहाँ पे वैल्यू लिख दी। जैसे देखो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो की जगह मैंने जीरो लिख दिया, क्योंकि ऊपर क्या गिवन था कि 2, 4, 8 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं आप उसकी जगह जीरो लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो जीरो आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वो भी जीरो आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू की जगह मैंने जीरो नहीं लिखा, वहाँ पे मैंने के अपॉन टू लिख दिया, क्योंकि मैंने टेबल में बनाया हुआ है कि टू, जहाँ पे रैंडम वेरिएबल टू है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, के अपॉन टू। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री जीरो आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर जो थी वो क्या थी, के अपॉन फोर। 5, 6, 7 जो है वो जीरो आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 जो है वो के अपॉन 8 आ गई। सही है, तो जीरो को हटा दो बिल्कुल, आपस में इनका एलसीएम लेना है, और यहाँ पे ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से हम लोग के पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और ये जो मैंने सारा प्रोसेस किया ये डिस्क्रीट का, ये अगर डिस्क्रीट का कोई भी सवाल आ जाता है तो ये इसी तरह सॉल्व होगा कि आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं उनका जो है वो सम लेकर आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे के ना भी गिवन हो, वैसे तो यहाँ पे के की वैल्यू पूछी थी, लेकिन अगर कुछ सवाल में के ना भी गिवन हो तो डायरेक्ट जो है वो, अगर के नहीं गिवन होगा तो कोई नंबर गिवन होगा। ठीक है, तो नंबर लेके उनका एलसीएम लेके और आपस में हम लोग फाइंड कर लेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। ठीक है, अच्छा अब बी पार्ट के अंदर, अच्छा हाँ, अब मुझे देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, के की वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोग को पता चल गई 1.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ऊपर टेबुलर फॉर्म बनाया था ना के अपॉन एक्स का, तो एक्स की जगह तो मैंने 248 पुट कर दिया था, लेकिन के की जगह मैं 1.14 पुट करूँगा, और उन उन सबको मैं आपस में डिवाइड करवा के एक अप्रॉक्स आंसर निकाल कर जो है, और एक और टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना के फाइनल आंसर लिख दूंगा। ठीक है, ये मर्जी है, अगर ये करना है कर लो, नहीं करना नहीं कर लो। ठीक है, तो ये ए पार्ट इस तरह से सॉल्व हो गया। फिर बी पर आए, बी बी एक मिनट में देख लेता हूँ बी का सवाल क्या है। बी के व्हाट इज पी एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्स इज इक्वल टू 4 होनी चाहिए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सिंपल इसका नॉर्मल सा आंसर है जीरो। जब एक्स आपके पास यानी कि जो रैंडम वेरिएबल 4 है उसका जो है उससे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। जो लास्ट वाला टेबल हम लोगों ने कैसे निकाला है, यहाँ पे हम लोग को के वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो के अपॉन 4, जब रैंडम वेरिएबल 4 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, के अपॉन 4, तो मैंने के की जगह 1.14 रखा, डिवाइड करवाया उसको 4 से, तो मेरे पास जो है वो एक आंसर क्या आया, 0.14, नहीं कितना आंसर आया, हाँ 0.28। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया पी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 0.28, कुछ भी नहीं मुझे करना पड़ा, मैं पहले निकाल चुका था सारी चीज़ें। उसके बाद सी पार्ट में पूछा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4। ठीक है, यानी कि जब रैंडम वेरिएबल 4 से छोटा है, 4 से जितनी छोटी वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं आप।
ठीक है? यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए मैं 4 को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो मुझे 0 की बतानी है, 1 की बतानी है, 2 की बतानी है, फिर 3 की बतानी है। 4 की नहीं बतानी बस। ठीक है? 1 मिनट रुकना। हाँ, है जो है ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 लिखा हुआ है ना, ये लेस देन 4 नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। क्योंकि ये सर से बाय मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि मैंने जैसे किया हुआ था और जहाँ से जिस तरह मैंने अगर उस पे नेट वगैरह पे ये सवाल है ये, तो वहाँ पे भी इस तरह से हुआ था। अगर करना है तो कर ले क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है नीचे मैंने P3 लिया हुआ है प्लस P4 P2 और P1 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 मिनट रुको। अच्छा देखो यहाँ पर जो है ना एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो ये वकास से भी ठीक कर रहा था। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4। तो देखो इतना तो तुम लोग को पता होगा कि जब लेस देन 4 की बात आ रही है तो हम लोग को 4 से पहले पहले जितनी वैल्यूज हैं वो सब लेनी है और उनको सिर्फ डायरेक्ट उनका सम करवा के आंसर निकालना है। देखो डिस्क्रीट के अंदर सिर्फ यही होता है कि आपके पास या तो फिर इक्वल होगा या इक्वल लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो क्या करना होता है इसमें कि अगर लेस देन कह रहा है वो, तो लेस देन जैसे 4 है तो आप उससे पहले 4 से पहले की जितनी वैल्यूज है उनका सम करवा के फाइनल आंसर लिख दो। अगर इक्वल कह रहा है तो इक्वल पे जो वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद होगी वो लिख दो, अगर नहीं मौजूद तो आप निकालो उसको। ठीक है? अगर ग्रेटर देन जैसे लिखा हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है? तो 4 के बाद जितनी वैल्यूज आपके पास इंक्लूड है वो सारी आप उनको सम करवा के और उसका फाइनल आंसर लिख दो। बात सिर्फ इतनी सी है सिंपल कि डिस्क्रीट के अंदर सिर्फ सम करवाना है, हम लोग सम करवा के फाइनल आंसर लिखना है। तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन 4 है। अब देखो यहाँ पे इसने P2 प्लस P3 लिखा हुआ है। अगर हम लोग P3 ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि P3 की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है? इस तरह P0 की वैल्यू भी 0 है, P1 की वैल्यू भी 0 है, सिर्फ P2 की वैल्यू हम लोग को पता है 0.57। सही है? तो P2 प्लस P3 मैंने ऐसे लिख दिया और उसके बाद जो है वो मैंने फाइनल आंसर निकाल लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 जो है वो 0.57 आ रही है। ठीक है? सी पार्ट इस तरह से हो गया। अब डी पार्ट के अंदर क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 3 क्या लिखा भाई लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, यानी कि x जो है वो 3 और 9 के बीच में। नहीं ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन ही है, ये सिर्फ लेस देन ही है। ठीक है? इसको ये जो है ना इसके नीचे जो इक्वल टू लिखा हुआ है इसको इग्नोर करना है क्योंकि मैंने जो नीचे वैल्यूज ली हुई हैं वो सिर्फ मैंने 4 से शुरू होकर 8 पे खत्म कर दिया। ठीक है? अब देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 9 है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जो है वो गलती से मैंने इक्वल टू डाल दिया होगा। देखो मैंने लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से मैंने स्टार्ट किया ना, ये मैं 4 से स्टार्ट में तब करता जब मेरे पास यहाँ पर इंक्लूड होती है वैल्यू। ठीक है? अब देखो मैंने यहाँ पे जो है वो अगर मैं इसको ऐसे भी करना चाहूँ, अगर मैं इस तरह से भी कर लूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैं फिर P3 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पी लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि P3 की वैल्यू ऐसे ही 0 है। सही है? तो मैंने यहाँ पे P4 से शुरू करा है, P4 से शुरू करके उसके बाद में P8 तक लेके P9 मेरे पास वैसे ही नहीं था तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता इतना। P4 से लेके जितनी भी मेरे पास वैल्यूज थी आगे तक मैं सबको ले गया। जो जो वैल्यूज मेरे पास इंक्लूड थी जैसे P4 की पता थी और P8 की पता थी तो उनको मैंने लिख दिया, बाकी सारी मैंने जीरो कर दिया, आपस में मैंने ऐड करा और मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया इसका कि जब रैंडम वेरिएबल 3 से छोटा और 9 से बड़ा है, 3 से बड़ा और 9 से छोटा सॉरी, तो उसके बाद जो है वो हम लोग के पास आंसर ये वाला आ जाएगा। सही है? इस तरह से डिस्क्रीट में सिर्फ मैं ये बता रहा था कि डिस्क्रीट सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है। सिर्फ जो भी आपके पास चीज़ें आए ना कि रैंडम वेरिएबल लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है, सिर्फ काम ये करना है कि आगे की वैल्यूज पीछे की वैल्यूज इक्वल वैल्यूज लेकर उनको सम करना है, खत्म। इक्वल में सिर्फ सम नहीं करेंगे, इक्वल में डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। लेस देन और ग्रेटर देन में क्या होगा कि जहां तक वैल्यूज इंक्लूड है वहां पर आप जो है वो उनको सम करवा के और फिर एक फाइनल आंसर लेके दोगे तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा। सही है? डिस्क्रीट का सवाल कैसे देखते हैं कि जहाँ पे नॉर्मल सिंपल काउंटेबल वैल्यूज लिखी हो तो पता चल जाएगा कि आपके पास डिस्क्रीट क्वेश्चन है। अब एक सवाल जो है वो मैं आपको कंटिन्यूस का करवा देता हूँ। डिस्क्रीट के इतने वैसे मुश्किल नहीं है बिल्कुल इसके। सही है? तो ये खुद कर लेना बाकी वैसे मेरे ख्याल में शायद आगे कोई डिस्क्रीट का ऐसा सवाल है नहीं, अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, जैसे भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट पे ग्रुप पे जैसे भी। ठीक है? अब मैं एक कंटिन्यूस का सवाल सॉल्व करवा देता हूँ लेकिन उससे पहले मैं CDF बता दूँ हम लोग को।
देखो अब तुम लोग को याद होगा कि हम लोग ने पहली सेमेस्टर के अंदर क्या करते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल था उसके अंदर हम लोग एक कॉलम बनाते थे फ्रीक्वेंसी का, फिर आगे कॉलम बनाते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि आपके पास जो जैसे फ्रिक्वेंसी में, जैसे फ्रिक्वेंसी 2, 3, 16, 17, 18 ऐसे करके आ गई, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या कर रहे थे कि पहली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो वही होती थी जो आपकी फ्रिक्वेंसी, जैसे 2 है तो 2 ही रहेगी। लेकिन दूसरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे करते थे कि जो पहली फ्रिक्वेंसी है उसमें जो है वो लास्ट वाली ऐड करते थे। जैसे कि पहली मेरे पास 2 थी फ्रिक्वेंसी और दूसरी मेरे पास फ्रिक्वेंसी 3 थी, तो मैं दोनों का लेके और अपनी सेकंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लूंगा, तो मेरे पास वो 5 हो जाएगी। फिर थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालूंगा, जो पहले के मेरे पास इंक्लूड होंगी उनको मैं ऐड कर दूंगा। फिर फोर्थ कैसे निकालूंगा, जो उससे ऊपर वाली इंक्लूड होंगी उसको मैं निकाल दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती थी, ठीक है। सेम यही काम जो है वो यहाँ पर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सीडीएफ। यहाँ पे भी हम लोग को ये करना है कि आपके पास अगर पीडीएफ गिवन है, पीडीएफ की वैल्यूज गिवन है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज गिवन है आपके पास अगर, तो आप अगर अगर ना भी गिवन है तो आप एक वैल्यू रैंडम वेरिएबल लेके पहले उनकी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझ लो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो निकाल लो वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज निकल गई। अब उसका सीडीएफ कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव कैसे निकालेंगे कि पहली जो वैल्यू उसको एग्जैक्ट सेम वैसे रखेंगे। दूसरी सीडीएफ कैसे निकालेंगे कि जो पहली हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी होगी उसमें हम लोग सेकंड वाली ऐड कर देंगे, तो मेरे पास जो है वो दूसरी वो आ जाएगी, सीडीएफ आ जाएगी। इसी तरह तीसरी कैसे होगी कि मैं शुरू वाली 3 को कर दूंगा तो तीसरी आ जाएगी। इस तरह से मेरे पास करते 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 रुकना हम लोग को कहाँ पर है, जब तक आपकी सीडीएफ का आंसर 1 ना आ जाए। सीडीएफ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जो लास्ट आपके पास जहाँ पे 1 आ गया ना, अगर आपके पास रिपीटेड 1 आने लगे, जैसे फर्स्ट करो कि मेरे पास मैं जा रहा हूँ सीडीएफ में और करवाते करवाते वो 1 आने लगा, फिर दोबारा मैंने ऐड करवाया, दोबारा 1 आ गया, फिर दोबारा ऐड करवाया, फिर दोबारा से 1 आ गया, तो रोक दो उसको, वहीं पर रख दो। जब 2-3 दफा 1 आ जाए तो बस उसके बाद समझ लो कि उसके बाद आपके पास कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि उससे और वैसे होगा कि जहाँ जितना आपका सीडीएफ 1 होता रहेगा उतनी आपकी जो पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी जितनी भी होगी वो 0 होते रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 पे जाती रहेंगी नीचे, डी होता रहेगा। इसी तरह जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेबल में करते थे, फ्रीक्वेंसी आ रही है और जब हम उससे प्लेटफॉर्म से आते थे वो से टोटल होती थी, यानी कि जैसे 78 हम लोग के पास वो थे नंबर्स, तो वो 78 ही आ रहा था। इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह है कि आप जब सीडीएफ निकालोगे तो उसका जो टोटल होगा वो 1 के इक्वल होगा और जो पीडीएफ है उसका जो फाइनल आंसर होगा वो 0 आ रहा होगा, 0.00 समथिंग ऐसी करके, बल्कि 0 ही होगा, बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। तो पीडीएफ 0 आ जाएगा फाइनल और सीडीएफ आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये फर्क होता है इसमें। इस तरह से सीडीएफ निकालते हैं और इसकी जरूरत हम लोग को इसलिए पड़ती है कि सवाल जो है वो शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग ना भी निकालना चाहें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन उसमें फिर पता है क्या होगा कि आपको जो है वो, एक मिनट रुकना। देखो सीडीएफ के अंदर जो है वो फिर क्या होता है कि अगर आप सीडीएफ निकालोगे ना तो सीडीएफ में आपको हर एक की प्रोबेबिलिटी की आगे, सीडीएफ का मतलब क्या होता है कि आप जो है ये देख रहे हो कि आपके पास जो एक वैल्यू है उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, यानी कि उसकी जो लोअर साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी वो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, आपको एक, तो क्या बोलेंगे इसको कि आपको एक उसका एरिया पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी वैल्यू लाई कर रही है, यहाँ पे कितनी वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सीडीएफ होता है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी को लेकर सीडीएफ निकाल रहे हो तो कितना आसान हो जाएगा कि आगे अगर हम लोग से फर्ज करो कि यहाँ पे तो जैसे पहले सवाल में हम लोग से पी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया हुआ था 248, मतलब 8 पे खत्म हो रहा था। लेकिन अगर फर्ज करो हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी होती 1000, तो हम लोग को कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है, तब जाके हम लोग 1000, अगर फर्ज करो 1000 पे कोई रैंडम वेरिएबल वाकई में होता, जीरो नहीं होता, तो हम लोग को कितनी सारी निकालनी पड़ती तब जाके 1000 की वैल्यू पता चलती। तो हम लोगों ने उसके लिए आसान काम क्या किया कि पहले ही हम लोगों ने सीडीएफ निकाल लिया। सीडीएफ कैलकुलेट करना इतना आसान काम है, सिर्फ ऐड करवानी है वैल्यूज और जहाँ पे 1 आने लगे वहीं पे रोक दो कि उसके बाद की सारी वैल्यूज 1 ही होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीडीएफ निकालते हैं कि आपके पास जो है ना शॉर्ट टाइम में काम हो जाता है। आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही होंगी, अगर ज्यादा जैसे 15-16 प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स जो है वो 15 आ रहा है, तो डायरेक्ट जो है वहाँ पे सीडीएफ की वैल्यू पुट कर दो, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। इस तरह का आगे एक सवाल है वो मैं करवाऊंगा तुम लोग को, लैब 3 के अंदर है वो, ठीक है। तो सीडीएफ समझ में आ गया सब लोगों का, अगर कोई मसला हो तो मुझे दोबारा बता देना, मैं बता दूंगा। सीडीएफ ये होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखो वकास, पेज नीचे करना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले ये देखो कि
सवाल डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है। मैंने अभी क्या बताया था कि जब आपके पास काउंटेबल वैल्यूज हो तो सवाल जो है वो डिस्क्रीट है, लेकिन अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ सीडीएफ एफ एक्स। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि सीडीएफ को हम लोग शो किससे करवाते हैं, कैपिटल एफ एक्स से। कैपिटल एफ और एक्स जहाँ लिखा हुआ होगा ना वो हमारे पास सीडीएफ होगा, और स्मॉल एफ और एक्स जहाँ लिखा होगा वो हम लोग के पास पीडीएफ होगा, ठीक है। तो सीडीएफ को हम लोग शो करवाते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। तो देखो अब यहाँ पे सीडीएफ हम लोग के पास गिवन है 0, 0.4, 0.8 और 1। अब देखो ये वैल्यूज जो है ना ये हम लोग के पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये हम लोग के पास सीडीएफ है, यानी कि हम लोग के पास जो एग्जैक्ट वैल्यूज होनी थी ना उनके या तो फिर ये उनसे ये छोटा नंबर है या तो फिर उनसे बड़ा नंबर है, यानी कि 0 है फिर 0.4, यानी कि अगर जो 0.4 है उससे एग्जैक्ट नंबर जो है वो हम लोग के पास अगर होता तो वो क्या होता है, यानी कि वो या तो फिर 1 होता है या 0.9 होता है या इस तरह से कुछ होता है। तो ये हम लोग के पास सीडीएफ गिवन है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन आगे लिखा हुआ है कि x इज लेस देन -3 और x इज लेस देन -3 बट ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 5, इस तरह से ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल के साइन शुरू हो गए। तो तुम लोग यहाँ से पता कर सकते हो कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो डिस्क्रीट का कोई काम नहीं है, डिस्क्रीट का फॉर्मूला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस कंटिन्यूस में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कंटिन्यूस में जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है, सही है। तो पहला पार्ट है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ द गिवन सीडीएफ। अब जो सीडीएफ हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा मैं देखो मैं तुम लोगों को ग्राफ बता दूंगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये सीडीएफ का। वकास तुम एक काम करो, तुम ना नीचे वाला ग्राफ वाला पेज लगा दो, मैं अपने पास खोल लेता हूँ पीडीएफ ताकि मैं उससे देख के बता दूँ। हाँ ये ऐसा सही है, सही है। एक मिनट में अपना स्क्रीन कर दूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम लोग को ग्राफ प्लॉट करने के लिए उन्होंने बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक हम लोग को एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है। अब के ऊपर वैल्यूज लेंगे जो हम लोग के पास कंटिन्यूस की वैल्यूज ऊपर सवाल में गिवन है ना, जो जो यहाँ पे खत्म हो रही है इस तरह से। अब उसमें देखोगे सबसे ग्रेटर -3 से शुरू हो रहा है और 7 तक वो जा रहा है। एक्स जो है हम लोग के पास रैंडम वेरिएबल वो -3 से शुरू हो रहा है सबसे लीस्ट और 7 तक जा रहा है, यानी कि प्लॉट करेंगे -3 से लेके 7 तक, अपनी मर्जी कैसे भी प्लॉट कर लो। पीडीएफ गिवन है यहाँ पे वो चीज प्लॉट होगी, ठीक है। सीडीएफ मैंने 0 फिर 0.2 फिर 4 फिर 0.8 इस तरह से मैंने करके जो है वो 1 तक में ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हम अगर पहली सेमेस्टर की कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा था यही सेम चीज, पता नहीं कौन सा टॉपिक था, मुझे टॉपिक याद नहीं है, लेकिन ये हम लोग शायद पहला टॉपिक था बिल्कुल ये सीखा था कि डॉट्स कहाँ पे बनाना है, सर्कल कहाँ पे बनाना है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सीडीएफ जो है वो 0 है और रैंडम वेरिएबल जो है वो आपके पास -3 से छोटा है, ठीक है। -3 से छोटा है लेकिन इंक्लूड नहीं हो रहा है -3, साइन है सिर्फ, इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं -3 के ऊपर एक सर्कल बना दूंगा और उसको जो है वो मैं और पीछे ले जाऊंगा, उसको मैं एक लाइन बना के और पीछे ले जाऊंगा क्योंकि एक्स रैंडम वेरिएबल जो है वो -3 से छोटा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 0 पे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 0 पे लाई करा है ना वो, तो मैं 0 से शुरू करूंगा और -3 से मैं और पीछे ले जाऊंगा क्योंकि वो और पीछे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है वो फिर मैं सेकंड वाले पे आया 0.4 पे। अब यहाँ पे एक्स देखो मेरे पास 0.4 वाली लाइन पर आ जाओ, पहले वाई एक्सिस पे यहाँ पर आ गया। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है -3 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा रहा है। -3 से शुरू हो रहा है लेकिन -3 भी इंक्लूड है, तो मैं यहाँ पे सर्कल नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं डॉट बनाऊंगा एक, ठीक है। तो -3 से मैंने डॉट बनाया और मैं उसको कहाँ तक एक्सीड कर दिया, मैंने उसको 5 तक ले जाकर सर्कल बना दिया, मैंने डॉट नहीं बनाया क्योंकि 5 मेरे पास इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैंने 0.8 पर आया मैं, यहाँ पे मैंने 5 को इंक्लूड किया, 7 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, एक लाइन बना दी बीच में। इस तरह से मैं 1 पर आके मैंने 7 से इंक्लूड करवा कर डॉट बनाकर और आगे उसको एक्सीड कर दिया क्योंकि वो 7 से बढ़ा जा रहा था। तो इस तरह से नॉर्मल ग्राफ बनता है, बहुत आसान है। जिसने पढ़ी हुई है पहले सेमेस्टर की कैलकुलस उसके लिए तो बच्चों वाली चीज़ है, बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से सीडीएफ का आपके पास टेबल बन जाएगा। फिर बी पार्ट में लिखा हुआ है कि राइट द पी एक्स, यानी कि राइट द पीडीएफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अब पीडीएफ बताना है। अब यहाँ पे हम लोग को सीडीएफ गिवन है सवाल के अंदर, लेकिन अब वो कह रहा है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताएं, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, वो भी कंटिन्यूस के अंदर बताएं क्योंकि सवाल कंटिन्यूस का है ना। तो अब वो हम लोग से एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है उसकी। अब वो कह रहा है कि आप इसकी वैल्यूज बताएं,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ ऑफ एक्स। मैंने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो कंटिन्यूस का। फॉर्मूला ये होता है, ये कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, यानी कि यहाँ पर ए और बी से मुराद की कोई भी वैल्यूज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करवाना है हम लोग को ए से लेके बी तक, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये तो पता होगा सबको। ठीक है, और लेकिन ये जो चीज है ना, ये जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो तुम लोग को पता है, फिर सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो। अच्छा, अब देखो पार्ट, एक मिनट वकास एक काम करो, थोड़ा सा ना जूम आउट कर दो, मैं ऊपर से देख के बता दूंगा। बल्कि रहने दो, चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। छोड़ दो बस, सही है। अच्छा देखो, हम लोग को जो है ना यहाँ पे पीडीएफ बोला है हम लोग को बताने के लिए कि सबसे पहले चारों की पीडीएफ बतानी है। 4 सीडीएफ गिवन थे ना हम लोग के पास, तो हम लोग को चारों की पीडीएफ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पहले उस पर आया। ठीक है, पहले की मैंने डायरेक्ट लिख दी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और एफ एफ एक्स और डी एक्स, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मेरे पास जो भी नंबर आ रहा है उनको मैं इंक्लूड करवाऊंगा। सही है, रैंडम वेरिएबल्स को लेकर। अब मैंने आगे लिखा है वेयर एक्स इज लेस देन -3। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास जीरो। एफ ऑफ एक्स क्या था मैंने बताया था यहाँ पे, ये इसको वो कर लेना, इसको कैपिटल कर लेना, ये स्मॉल नहीं है। ठीक है, ये इसको कैपिटल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास जीरो है, यानी कि सी डी एफ जो है मेरे पास जीरो आया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, और एक्स जो था मेरे पास रैंडम वेरिएबल जो था वो लेस देन -3 है। ठीक है, यानी कि मैं जो हूँ वो माइनस इन्फिनिटी को वैसे ही रखूंगा, लिमिट के अंदर मैं माइनस इन्फिनिटी को वैसे ही रखूंगा, लेकिन मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर जो है वो -3 ले जाऊंगा। मैंने नेगेटिव में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो आपका -3 से कम है। इसका मतलब कि पॉजिटिव में मुझे -3 रखना है, और उससे कम यानी कि उससे कम तो जाता ही रहेगा, वो मुझे थोड़ी पता है कि कितना आगे एक्सीड करेगा। तो मैं उसको मैंने माइनस इन्फिनिटी एज इट इज रखा, और -3 मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर रख दिया, और आगे मैंने जीरो डी एक्स लिख दिया। अब इंटीग्रेट करवाना तुम लोग को आता है, जीरो का इंटीग्रेशन वही होगी, लिमिट लगा लो तो आंसर जो है उसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करवाते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना बस, कंटिन्यूस का ये फॉर्मूला है। डिस्क्रीट का क्या था, सिर्फ सम लेना है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इसके अंदर भी एक तरह से सम ही ले रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेट करवा के ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करवाना है। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आपके पास जो सी डी एफ है वो 0.4 है, लेकिन जो रैंडम वेरिएबल है वो लाई कर रहा है -3 से लेकर 5 तक, -3 इंक्लूड हो रहा है उसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी की जगह मैंने 5 लिख दिया, और नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह मैंने -3 रख दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। -3 से शुरू हो रही है और 5 तक जा रही है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज रखो। एफ ऑफ एक्स की जगह 0.4 रखो, फिर उसको इंटीग्रेट करवा दो, लिमिट्स लगाओ, और इंटीग्रेशन तो आती है ना सबको। तो उसके बाद जो है वो इसका फाइनल आंसर। इसी तरह से जो उसके बाद वाला पार्ट था उसमें उसमें क्या हम लोग से पूछा, उसमें 0.8 दिया हुआ था, तो उसमें 0.8 रख के लिमिट्स लगाओ। 5 से लेके इसमें कितनी, 5 से 7 तक, 5 से 7 तक की लिमिट लगाओ, सॉल्व कर लो, इंटीग्रेट करवाओ, आंसर आ जाएगा। सेम बिल्कुल चेंज हो रही है, और एफ ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और डी पार्ट के अंदर, 4 पार्ट के अंदर वो वही काम है। यहाँ पे जो है वो एक्स, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पर जो है वो हम लोग को ये नहीं पता कि 7 के बाद और कितना एक्सीड कर रहा है वो रैंडम वेरिएबल जो, तो हम लोग ने माइनस इन्फिनिटी के अंदर 7 रख दिया, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आगे और कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो 7 से लेकर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला गया, और 1 डी एक्स मैंने ले दिया क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो था वो 1 था। तो इस तरह से मैंने इसको इंटीग्रेट करवा के और आंसर लिख दिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा इसका। सही है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है कंटिन्यूस के सवाल। सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो बस, बाकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। अगर सीडीएफ नहीं भी गिवन होगा सवालों के अंदर तो पीडीएफ गिवन होगा, पीडीएफ गिवन होगा तो तुमसे पूछेगा नहीं वो। अगर पीडीएफ गिवन होगा तो सवाल के अंदर जो है वो पीडीएफ से सीडीएफ का बोल देगा। देखो सीडीएफ से पीडीएफ में जाने के लिए क्या किया हम लोग ने, इंटीग्रेट करवा दिया लिमिट्स को लेकर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी। लेकिन अगर सवाल में पीडीएफ गिवन हो और वो आपसे कहे कि कंटिन्यूस का सवाल है, आपको इसमें सीडीएफ में लेके जाना है, तो फिर क्या करोगे कि मैंने जैसे बताया कि पीडीएफ से सीडीएफ में कैसे जाते हैं, वैल्यू लो, उसके बाद जो है वो सीडीएफ में कैसे जाना है, सेम वैल्यू पहले रख दो, फिर दोबारा ऐड करवाओ, फिर दोबारा रख दो। ऐसा एक सवाल लैब 3 में आ गया, तो वो मैं तुम लोग को बाद में, ठीक है, तो इतना ये सॉल्व कर लो।
अच्छा, इसके बाद कोई पार्ट तो नहीं है? बस ठीक है, ये वाले सवाल हो गए ना ये वाला? बस बाकी जो है सारे पीडीएफ के और सीडी, अगर तुम लोग को ये 2 सवाल समझ सवाल सबसे पूछ लेना प्राइवेट पे, यूनिवर्सिटी में जैसे भी, सही है? आज जो है वो मैंने ये 3 टॉपिक की तैयारी कर लो, प्रैक्टिस करो आज प्रैक्टिस, ये एक टॉपिक क्लियर हो जाएँगे, अगर कोई भी सवाल इसका आ जाए तो हम लोग को कैसे कन्वर्जन करनी है पीडीएफ से सीडीएफ में। सीडीएफ से पीडीएफ का भी मैंने बताया है कि कैसे करते हैं, लेकिन आगे उसका एक सवाल आएगा तो मैं वो भी बता दूँगा, ठीक है? दोबारा से अभी के लिए इतना करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, सही है? और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हम लोग कैसे करेंगे कि देखो, मैंने इस दफ़ा ऐसे किया है कि टॉपिक हम लोग टॉपिक वाइज़ चलेंगे, कल मैंने बताया था तुम लोग को, सही है? जैसे यहाँ पर ये पीडीएफ, सीडीएफ और पीएमएफ क्लियर हो गया ना, अब हम लोग कल से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, तो मैं तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन में लैब्स नहीं करवाऊँगा कि लैब जैसे हुई है कि साथ-साथ मैं लैब लेके चलूँगा। मैं ऐसे करवा दूँगा कि जैसे मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन उठाई पहले बायनोमियल, बायनोमियल का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, उसकी थ्योरी बता दी, उसमें जो जितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं जैसे पी, एक्स, एन, क्यू, जितने भी सारे ये सब मैंने बता दिया कि ये क्या होते हैं। सवाल सॉल्व कैसे करते हैं, सवाल को देखते कैसे हैं कि ये बायनोमियल है या नहीं है। उसके बाद मैंने फ़ॉर्मूला बता दिया, सवाल सॉल्व करना बता दिया, उसकी मोमेंट जनरेटिंग फ़ंक्शन बता दिया एमजीएफ, मोमेंट्स निकालना बता दिया, ठीक है? इस तरह से मैं बता दूँगा, पूरा टॉपिक क्लियर कर दूँगा एक, ठीक है? ताकि अगर कोई भी सवाल आ जाए फिर बायनोमियल का तो तुम लोग सॉल्व कर लो। इस तरह से मैं दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पर आऊँगा, गामा पर आ गया, फिर ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक जितनी भी हैं सबको ऐसे लेके चलेंगे, सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएँगी, फिर एस्टिमेशन पर आएँगे, फिर लास्ट में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है? तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी ये वाली रिकॉर्डिंग देख लेना। सही है, फिर इंशाल्लाह बाकी रिकॉर्डिंग फिर बाद में करते हैं।